नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक इसके पहले जो वीडियो पेश किया था उसमें मैंने बात की थी राहु और चंद्र की युति की। तो आज हम बात करेंगे राहु और केतु की युति की। जिसकी भी कुंडली में केतु और चंद्र जब एक ही स्थान में होते हैं, युति होती है, तो क्या परिणाम होते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इसे अंत तक देखें और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा ही, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी कि राहु और चंद्र की युति में मैंने ऐसा बताया था कि हमेशा अशुभ फल मिलते हैं, ऐसा नहीं है। कभी शुभ मिलते हैं, कभी अशुभ मिलते हैं। उसके लिए आप पिछला वीडियो देखें। लेकिन आज जो बात करता हूं केतु और चंद्र की युति, तो इसमें दोस्तों मुझे इतना कहना है कि केतु और चंद्र की युति जिसकी भी कुंडली में है उसको इसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। हाँ, नेगेटिव परिणाम जो मिलने वाले हैं या जो मिलते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलते। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चंद्र राहु की बात अलग थी और केतु चंद्र की बात अलग है। तो केतु और चंद्र ये दोनों विरोधाभासी विचारधारा वाले ग्रह हैं, जबकि राहु और चंद्र विरोधाभासी इतने नहीं हैं, क्योंकि राहु को सिर, ब्रेन, मस्तक कहा जाता है और चंद्र है मन। तो मन से जो भी उत्पन्न होता है, जो भी विचारधारा होती है, तो उसको कार्यान्वित करने के लिए ब्रेन, मस्तिष्क होना जरूरी है। और जब एक साथ मिलते हैं, इनकी विचारधारा एक होती है, तो उसका परिणाम शुभ मिलता है। लेकिन केतु और चंद्र के बारे में यह बात नहीं है, क्योंकि चंद्र मन है और ये भी जानते हैं कि चंद्र स्त्री है, माता है, रानी है, इमोशन है इसके साथ में जुड़े हुए। और केतु जो है वो सन्यासी ग्रह है, मोक्ष का कारक है, मोह माया ममता छोड़ देता है, क्योंकि सन्यासी तभी व्यक्ति बन सकता है जब वह मोह माया का त्याग करे, और चंद्र मोह माया का कारक है। तो दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होने के कारण इन दोनों का परिणाम मतलब ये जब एक साथ में होते हैं तो शुभ फल मिलना मुश्किल है। तो क्या होता है इसके परिणाम में? क्योंकि यहाँ मन और ब्रेन, मस्तिष्क दोनों अलग अलग चलते हैं, तो अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो इनकी मानसिकता विक्षिप्त होती है। विक्षिप्त का मतलब ये कर सकते हैं कि कोई सिचुएशन अराइज होती है, कुछ प्रश्न है, या आप उनको कुछ पूछते हैं, आपसे कोई रिलेशन है, आप उसके साथ में हैं, और कुछ परिस्थिति पैदा होती है, तो उस परिस्थिति में, उस प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब आएगा, कैसे ये रिएक्ट करेंगे, कैसे ये काम करेंगे, इसके बारे में आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए इनका ब्रेन या मस्तिष्क विक्षिप्त कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों में तालमेल न होने के कारण जो निर्णय शक्ति होती है वो कमज़ोर होती है। सही निर्णय लेना इनके लिए आसान नहीं होता, और अगर सही निर्णय लिया भी है तो उस निर्णय पर टिके रहना भी आसान नहीं होता है। निर्णय लेने के बाद भी असमंजस रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आत्मविश्वास नहीं रहता है। तो निर्णय के बाद अगर कुछ काम हाथ में लिया है, कुछ काम करने का सोचा है, कुछ काम शुरू भी करते हैं, तो भी
उसके अंत तक जाना मुश्किल होता है, या तो बीच में छूट जाता है, बंद हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंत होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक दूसरी चीज भी सम्मिलित है कि हम केतु को जोड़ तोड़ का ग्रह कहते हैं। तो एक बार आपने जो निर्णय लिया उससे आपको जोड़ता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसी निर्णय से वो तोड़ भी देता है, इसीलिए इनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है और इसी कारण इनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। अगर आत्मविश्वास कम हुआ तो सक्सेस रेशियो भी कम हो जाएगा, जितना सक्सेस चाहिए, जितना आगे जाना चाहिए वो नहीं होगा। तो यहाँ भी राहु केतु के कारण नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी बात भी है, क्योंकि इनकी निर्णय शक्ति नहीं होती है, निर्णय सही नहीं होते हैं, बातचीत का ढंग, या तो कभी इनका मूड कुछ होता है, कभी इनका मूड कुछ होता है, क्योंकि मन और मस्तिष्क दोनों का तालमेल ही नहीं है। तो इनके जो जो मित्र बनते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इनका बाद में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, या तो अगर मनमुटाव नहीं भी होता है तो भी इनके मित्र लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, टूट जाते हैं। इससे हम दूसरी बात भी जोड़ सकते हैं कि इन्होंने जिनका भी कुछ काम किया है, मदद की है, सहायता की है, वो लोग भी जब इनको जरूरत होती है तो इनके काम में नहीं आते, वो भी इनसे दूर चले जाते हैं। तो चाहे लोग कितना भी संबंध अच्छा बनाए, लेकिन आगे जाके ये संबंध कहीं ना कहीं टूटने की संभावना भी उतनी ही होती है। तो अब सोचते हैं कि इनके क्या उपाय किए जा सकते हैं। कई लोग पूजा अर्चा, होम हवन इत्यादि का उपाय बताते हैं, मैं उसको मना भी नहीं करता, ठीक है करो, लेकिन जो आप सीधे साधे उपाय है जो खुद को करने हैं वो करने से ज़्यादा फायदा होता है। क्या है, ज्योतिष का मुख्य बेस है, प्रिंसिपल है, वो है कर्मों का फल। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका सारा दारोमदार कर्म ही है। तो आपके जीवन में जो कुंडली आई है उसमें ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो आपको नेगेटिव परिणाम देती है, नुकसान करती है। तो ये जो कुंडली बनी है वो आपके जन्म के समय से पहले की है। वर्तमान काल में उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। तो भगवान ने आपको एक समय दिया है प्रेजेंट टेंस का, वर्तमान काल का, कि आप उसमें कर्म अच्छे करें ताकि वह कर्म कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव फल मिलने वाले हैं उसमें अवरोध करें, उसकी फीलिंग कम हो जाए। तो जो उपाय मैं बताता हूँ वैसे ही बताता हूँ कि जो आप कर सकते हो, आप अच्छे कर्म करो, तो इस कर्मों से जो पुण्य फल आपको प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव कर्मों के फल में बाधाएं डालेगा, या अवरोध करेगा, या रुकावट होगा, या कम हो जाएगा। तो सबसे पहला आसान तरीका है, इन लोगों को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जब निर्णय शक्ति नहीं होती है उस पर टिके रहना अशक्य होता है। तो गुरु बनाने से क्या होता है कि उनको गुरु आज्ञा लेनी है, गुरु जो बताता है और जो भी दिशा निर्देश करता है उसी पर इनको चलना है, ताकि कम से कम ये दूसरे के मस्तिष्क से चले, दूसरों के निर्णय से चले तो इनको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है, गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन जातक के लिए जो अच्छा सोचता है, उसकी जिंदगी अच्छी हो, उसी के लिए सोचता है। उसका मित्र है, उसका बड़ा है, पिता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, लेकिन उसका हित न हो ऐसा हमेशा जो सोचता है उसको गुरु बनाना चाहिए। तो निर्णय शक्ति के लिए ये चीज आपको करनी है। दूसरा एक उपाय है, महादेव जी के अभिषेक करें। इस अभिषेक के लिए आपको दूध पानी सम प्रमाण में लेना है, मतलब जितना दूध है उतना ही पानी लेना है, दोनों को मिक्स करना है, और इसमें इस बार सफ़ेद तिल थोड़े मिलाने हैं और उससे आप अभिषेक करें महादेव जी का। अभिषेक जिस पात्र में दूध पानी रखा है उस पात्र से न डालें, चम्मच से ही डालें, और हर चम्मच के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो दूसरा भी आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं।
तीसरा उपाय है, कोई भूखा है, आपको मालूम है, या आपके दरवाजे पे कोई आता है, अगर कोई साधु संत भी है तो उनको आप भोजन कराएं। एक और उपाय भी आप कर सकते हैं, हो सके उतना सफ़ेद रंग का, वाइट रंग का इस्तेमाल आप न करें। चाहे कपड़े हो, चाहे आपकी पर्सनल चीज़ें हो, चाहे आप जिस रूम में हो उस रूम का कलर, पर्दे के रंग, आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें होंगी उसमें भी सफ़ेद रंग न हो, इतना ध्यान रखें। एक और बात का ध्यान रखना है, आप कभी भी मोती का नंग न पहने। अगर मोती का नंग पहनते हैं तो आपके जो मस्तिष्क और मन का जो तालमेल है वो ज़्यादा बिगड़ेगा कम होने की बजाय। तो ध्यान में रखें, इनको कभी मोती नहीं पहनना चाहिए। और लास्ट में सिंपल सा उपाय है, जैसे मैंने पहले चंद्र राहु में बताया था, यहाँ आप पिताजी का आशीर्वाद लें। आपको जब भी घर के बाहर जाना हो कुछ काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो बाहर जाते समय अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें और बाहर जाएं। अगर पिताजी जीवित नहीं है और उनका स्वर्गवास हुआ है, उस फोटो को प्रणाम करें, आप आशीर्वाद मांगें, आपका काम शुभ हो, अच्छा हो, अच्छे परिणाम मिले, सक्सेस मिले, आपका काम हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें और फिर बाहर जाएं। दोस्तों, ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, ये उपाय करने से आप केतु चंद्र की नकारात्मकता जो भी आपको मिलती है उसमें बहुत सारा फल कम हो जाएगा। नमस्कार।